हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे एसएलई के बारे में। एसएलई क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके पहले। एक तो वर्ल्ड लूपस डे कब मनाया जाता है? 10 मई को। और ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है डिजीज, मेल के कंपैरिजन में। तो फीमेल टू मेल रेशियो कितना हुआ? 9:1, मतलब फीमेल में ज़्यादा होगी और मेल में कम होगी। डिजीज ऑफ फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये क्या है? फीमेल की डिजीज है। और कौन सी फीमेल की डिजीज है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल की डिजीज है ये। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ही क्यों है? क्योंकि ये जो डिजीज है वो ड्रीवन होती है किससे? ड्रीवन बाय ईस्ट्रोजन। क्योंकि ये डिजीज है जो ड्रीवन होती है किससे? ईस्ट्रोजन से। क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल में ही प्रेजेंट होता है ईस्ट्रोजन। जब मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है लेडी के अंदर। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं ओवेरी में, और फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनाते हैं। तो ये क्या है? फीमेल की डिजीज है। और फीमेल में भी किसकी? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल की। क्योंकि ये डिजीज किससे ड्रिवन हो रही है? ये ड्रिवन हो रही है एस्ट्रोजन से। और इस डिजीज की वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। अब एक चीज पता रखना है कि इट इज अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और अपन को पता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किससे होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होती है? ये डिजीज होती है मीडिएटेड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इसलिए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ एसएलई। एसएलई के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? पहला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में भी कौन सी चीज है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है एसएलई के लिए? जेनेटिक फैक्टर। और उसके अंदर भी कौन सी चीज? कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक फैक्टर फॉर एसएलई इज अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? जब अपन कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में, उसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट आते हैं? C1, C2, C3, C4। ये क्या है? अर्ली कॉम्प्लीमेंट है। अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो एसएलई होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक फैक्टर कौन सा? कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। और कॉम्प्लीमेंट में भी कौन से कॉम्प्लीमेंट? अर्ली कॉम्प्लीमेंट की जब डेफिशिएंसी होगी। अब लेट कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं? निजेरिया और टोक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शन होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। किसमें? अर्ली लेट कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी के अंदर। और अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है? एसएलई हो रहा है। और कौन से जेनेटिक फैक्टर होते हैं? ट्रैक जीन म्यूटेशन। ट्रैक जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? एसएलई होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। और कौन से जेनेटिक फैक्टर होते हैं? HLA-DR-B103, HLA-DR-B102। ये भी एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ? एसएलई के साथ। और एक और होता है HLA-DR-3। अब ये किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस। समझ में आ रही है ना? तो जेनेटिक फैक्टर में मोस्ट कॉमन कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है ये। कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? अर्ली कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या होगा? ट्रैक जीन म्यूटेशन हो सकता है HLA-DR-B103 और DR-B102। ये भी एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ? एसएलई के साथ। और HLA-DR-3 क्या है? सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब अपन ने जेनेटिक फैक्टर देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसके अंदर सबसे पहले आएगा ओसीपी और एचआरटी। क्योंकि ओसीपी के अंदर क्या होता है? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन किसको ड्रिवन करता है? एसएलई को। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। ओसीपी और एचआरटी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है। फिर क्या हो सकता है? सिलिकोसिस, एक्सटिन बाय वायरस इन्फेक्शन,
स्मोकिंग और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और हाई एक्सपोजर टू यूवीबी रेज, इनसे भी क्या होता है, एसएलई होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि कई सारी लेडीज के अंदर क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कई सारी लेडीज यूवीबी एक्सपोजर भी होती है, कई सारी लेडीज स्मोकिंग भी करती है, ओसीपी भी लेती है कई लेडीज, लेकिन उनको एसएलई क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी नहीं है, ना ट्रेक जीन की म्यूटेशन है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जेनेटिक फैक्टर। जब जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट होगा तब ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कौन सी? इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे मान लो किसी लेडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है और साथ में वो स्मोकिंग भी करती है, उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, यूवीबी रेस को भी ज्यादा एक्सपोज होती है, ओसीपी भी ज्यादा लेती है, तो वो ज्यादा चांस है उसको एसएलई होने के। किसको? जिस लेडी के अंदर पहले से जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट है। तो जेनेटिक फैक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसी केस में एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नॉर्मली कई लेडीज के अंदर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, वो स्मोकिंग भी करती है, ओसीपी भी लेती है, लेकिन उनके अंदर एसएलई होने के चांस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है जो एसएलई को प्रीडिस्पोज करे। जेनेटिक फैक्टर कौन से? कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, ट्रेक जीन म्यूटेशन, HLA-DR-B103, HLA-DR3, ये प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। अगर ये प्रेजेंट है और साथ में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी एक्सपोज हो रही है तो उसके चांस ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। किसके लिए? एसएलई के लिए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जब ही इंपॉर्टेंट होगा जब साथ में जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है? अब अपन पढ़ते कौन कौन सी ड्रग्स की वजह से एसएलई होता है और उसको क्या बोलते हैं? ड्रग इंड्यूस लूपस, ड्रग इंड्यूस एसएलई। अब ड्रग इंड्यूस एसएलई के अंदर क्या होता है? टिपिकली एसोसिएटेड विद रेस और अर्थराइटिस, यानी कि इसमें रेस कहाँ प्रेजेंट होगी? स्किन के ऊपर, और अर्थराइटिस कहाँ होगा? जॉइंट में। तो इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, स्किन और जॉइंट। इसके अंदर रीनल और सीएनएस नेवर इन्वॉल्व, रीनल और सीएनएस सिस्टम कभी इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। अब इसके कोजेस कैसे याद कर सकते हैं? चिम्प से, CHIMP, चिम्प। सी से हो गया कार्बामोजिपिन, हाइड्रोलजीन, आइसोनायाजिड, मिथाइल डोपाफिनोटोइन, प्रोकेनामाइड। ये सब ड्रग्स किसके साथ एसोसिएट होते हैं? ये होते हैं एसएलई के साथ। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सी से कार्बामोजिपिन, एस से हाइड्रोलजीन, आई से आइसोनायाजिड, एम से मिथाइल डोपा, पी से फिनाइटोइन और प्रोकेनामाइड। अब अपन ड्रग इंड्यूस एसएलई को प्रॉपर एसएलई से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? भाई जो सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस है वो ड्रग से हो रहा है या नॉर्मली हो रहा है? तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस के अंदर अपन करेंगे होमोजीनस एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये 100% केस में पॉजिटिव आएगी, चाहे ड्रग इंड्यूस एसएलई हो चाहे नॉर्मल एसएलई हो, यानी कि एसएलई प्रॉपर, ये दोनों केस के अंदर पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आ जाएगी होमोजीनस एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी, फिर अपन करेंगे एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी पॉजिटिव टेस्ट। अगर वो भी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये ड्रग इंड्यूस एसएलई है। अगर एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिव आ गया, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब वो एसएलई प्रॉपर है। तो सबसे पहले अपन एएनए कराएंगे, होमोजीनस एएनए पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एसएलई है। अगर होमोजीनस एएनए नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब उसको एसएलई हो ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर करेंगे अपन एंटी स्टोन और एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिविटी। अगर एंटी स्टोन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उसको ड्रग इंड्यूस एसएलई है। अगर एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उसको एसएलई प्रॉपर है। समझ में आ गई? अब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे एसएलई की। अब पैथोजेनेसिस में सब चीजें इन्वॉल्व होगी, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्रग फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आ गया? यूवीबी एक्सपोजर, ओसीपी का यूज, सिलिकोसिस। ये सब चीजें किस में आ जाएगी? एनवायरमेंटल फैक्टर में। ड्रग इंड्यूस में आ जाएगी ड्रग्स, प्रोकेनामाइड, आइसोनायाजिड, पेनिसिलामिन, ये ड्रग्स आ जाएगी। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ अपोप्टोटिक डेब्रिज
एट डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ न्यूट्रोफिल, जिसको बोलते हैं उस प्रोसेस को नेटोसिस। इनकी डिफेक्टिव होगी क्लियरेंस। अब जब डिफेक्टिव क्लियरेंस होगी तो इनके खिलाफ क्या हो जाएगी, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएगी, एंटीबॉडीज टू न्यूक्लिक एसिड। जो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जिनका क्लियरेंस ढंग से नहीं हुआ, अपोप्टोसिस के बाद जो कचरा बचता है उसको बोलते हैं अपोप्टोटिक डेब्रीज, मतलब उनका क्लियरेंस ढंग से नहीं हुआ तो उनके खिलाफ जो वहां पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब वो एंटीबॉडीज जाके यहाँ बाइंड कर जाएगी। अब ये दोनों जाके एक्टिवेट करेंगे किसको, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल को। लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल क्या है, डेंड्राइटिक सेल का एक टाइप है। डेंड्राइटिक सेल के दो टाइप होते हैं, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल और माइलोइड डेंड्राइटिक सेल। लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल का क्या फंक्शन होता है, ये रिलीज करता है इंटरफेरोन अल्फा। और माइलोइड डेंड्राइटिक सेल का क्या फंक्शन करता है, होता है एक्टिवेट टी सेल। तो इनके अलग अलग फंक्शन है। लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल करता है इंटरफेरोन अल्फा का रिलीज, और माइलोइड डेंड्राइटिक सेल करता है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। तो डिफेक्टिव क्लियरेंस की वजह से क्या हो रहा है, एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाएगी यहाँ पे, फिर वो दोनों जाके एक्टिवेट करेंगे किसको, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल को। अब लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल का फंक्शन है इंटरफेरोन अल्फा रिलीज करना। अब वो इंटरफेरोन अल्फा क्या करेगा, माइलोइड डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट करेगा। माइलोइड डेंड्राइटिक सेल क्या करेंगे, फिर जो ये अपोप्टोटिक डेब्रीज है उसको अपने ऊपर बाइंड कर लेंगे, अपोप्टोटिक डेब्रीज को। ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया अपोप्टोटिक डेब्रीज, और ये जाके प्रेजेंट कर देंगे इसको टी सेल के पास। मतलब ये अपोप्टोटिक डेब्रीज को अपने ऊपर बाइंड करेंगे और कहां पे ले जाएंगे, टी सेल के पास। फिर टी सेल इनको पहचानेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या काम कर रहा है माइलोइड डेंड्राइटिक सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम कर रखा है। तो एंटीजन का क्या है, एपोप्टोटिक डेब्रीज। तो एपोप्टोटिक डेब्रीज को अपने ऊपर बाइंड किया, फिर कहां पर ले गया, टी सेल के पास। फिर टी सेल एक्टिवेट हो गई। टी सेल क्या करेगी, जब टी सेल एक्टिवेट होगी तो कौन कौन सी टी सेल एक्टिवेट होगी, टीएल पर 2 सेल, टीएल पर 1 सेल और टीएल पर 17 सेल। तो क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले डिफेक्टिव क्लियरेंस हो रहा है किसका, अपोप्टोटिक बॉडीज का। फिर वहां पे आके एंटीबॉडी बाइंड कर गई। अब एंटीबॉडीज और डिफेक्टिव अपोप्टोटिक डेब्रीज आपस में मिल जाएंगे और किसको एक्टिवेट करेंगे, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल को। लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट होकर क्या करेगी, इंटरफेरोन अल्फा रिलीज करेगी। इंटरफेरोन अल्फा जाके एक्टिवेट करेगा माइलोइड डेंड्राइटिक सेल को। माइलोइड डेंड्राइटिक सेल क्या करेगी, टी सेल को एक्टिवेट कर देगी। कैसे एक्टिवेट करेगी, जो अपोप्टोटिक डेब्रीज है उनको खुद के ऊपर बाइंड कर लेगी, कौन, माइलोइड डेंड्राइटिक सेल, और टी सेल के पास ले जाएगी। फिर टी सेल बाइंड करेगा इसके साथ तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। और कौन सा टी सेल एक्टिवेट होगा, प्रीडोमिनेंटली टीएल पर 2 सेल, और कई सारे होंगे टीएल पर 1, टीएल पर 17। जब टीएल पर 2 सेल एक्टिवेट होगा वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 13, जो एक्टिवेट करेंगे बी सेल को। अब बी सेल प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एपोप्टोटिक डेब्रीज के साथ बाइंड कर जाएगी। जहां पर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वहां पर जाके बाइंड कर जाएगी और ये बनाने की इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कहां जाके डिपॉजिट होगा, बस वेसल पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। उसकी वजह से हो जाएगा वस्कुलाइटिस, जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो हो जाएगा आर्थराइटिस, और ग्लोमेरुलाई में कर देगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता, कॉम्प्लीमेंट की तो डेफिशिएंसी है ना एसएलई के पेशेंट में, तो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता तो इनको क्लियर कर देता है इम्यून कॉम्प्लेक्स को। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है, तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है इनकी क्लियरेंस ढंग से नहीं होगी, और फिर ये जाके डिपॉजिट हो जाएंगे वेसल वॉल पे, जॉइंट्स में और ग्लोमेरुलाई पे। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से एसएलई हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस नहीं हो रहा है, यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो जाके बाइंड कर जाएंगे अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग ऑर्गन जैसे किडनी, किडनी में ग्लोमेरुलाई पे, वेसल वॉल पे, तो वहां पे जाके इन्फ्लामेशन कर देंगे, और उसकी वजह से वस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन कर देंगे,
तो स्किन रेश हो जाएगी, मेलर रेश। तो अलग अलग पैथोजेनेसिस किसकी वजह से हो रही है? इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से। और इम्यून कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? ड्यू टू डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ अपोप्टोटिक डेब्रिज और न्यूट्रोफिल। और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, इनकी वजह से उनका क्लियरेंस ढंग से नहीं हो पा रहा। समझ में आ रही है? अब अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एसएलई। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एसएलई क्या पढ़ेंगे? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस के क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे। अब जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग मिलती है वो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। जैसे फीवर मिल सकता है, फैटिगनेस मिल सकती है और लॉस ऑफ वेट। ये स्पेसिफिक नहीं है किसके? एसएलई के। ये कई सारी चीजों में मिलते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन के अंदर भी फीवर दिखेगा, फैटिगनेस दिखेगी, लॉस ऑफ वेट दिखेगा। वायरल इन्फेक्शन में भी दिख सकता है। अब अपन है ना स्पेसिफिक फाइंडिंग पढ़ते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या क्या दिखेगा। जैसे ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल में क्या दिखेगा? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस। अब ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन दी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ब्लड वेसल में क्या हुआ? इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो गया। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन है, वो जाके डिपोजिट हो गया ब्लड वेसल में। वहां कर दिया इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल, जिसको बोल दिया अपन ने वस्कुलाइटिस। अब वस्कुलाइटिस से क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हो गया ब्लड वेसल्स का। अब मान लो ये वस्कुलाइटिस कोरोनरी ब्लड वेसल में हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ इन एसएलई। समझ में आ रही है ना? तो ब्लड वेसल के अंदर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जाके डिपोजिट हो जाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स वहां पे कर देंगे इन्फ्लामेशन, और वो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां वस्कुलाइटिस हो जाएगा। और वो कैसा वस्कुलाइटिस होगा? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस विथ फिब्रिनोइड डिपोजिशन। साथ में क्या होगा? फिब्रिनोइड का डिपोजिशन होगा। समझ में आ रही है? अब इस वस्कुलाइटिस की वजह से और क्या हो सकता है? वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होना जरूरी है? डैमेज ब्लड वेसल। डैमेज ब्लड वेसल का होना जरूरी है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के लिए। अब क्या हो रहा है? वस्कुलाइटिस की वजह से डैमेज हो गई ब्लड वेसल, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा? टिश्यू डैमेज, और फिर वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रेसिपिटेट कर देगा। और अगर ये कोरोनरी ब्लड वेसल में होगी तो फिर क्या हो सकता है? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी ब्लड वेसल में होगी, जो हार्ट को सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल, तो उसकी वजह से भी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो पढ़ लिया अपन ने ब्लड वेसल। अब किडनी के अंदर देखते हैं रीनल इन्वॉल्वमेंट इन एसएलई। अब रीनल इन्वॉल्वमेंट इन एसएलई में क्या होगा? सिस्टमिक लूपस नेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो सिस्टमिक लूपस नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन के अंदर हो जाएगा नेफ्राइटिस। अब ये नेफ्राइटिस कौन से रीजन में होगा? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो मेनली किसको इन्वॉल्व करेगा? ग्लोमेरुलाई को। मोस्टली किसको इन्वॉल्व करेगा? ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करेगा। और रेयरली इन्वॉल्व करेगा किसको? इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स को। रेयरली इन्वॉल्व करेगा इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स को, है ना? तो सिस्टमिक ल्यूपस नेफ्राइटिस किसमें हो रहा है? किडनी के अंदर हो रहा है, जहां पर नेफ्रॉन के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके डिपोजिट हो गए, उसकी वजह से नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो गया। अब नेफ्रॉन का मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा इन्वॉल्व होगा एसएलई के अंदर? एसएलई के अंदर मोस्ट कॉमन पार्ट इन्वॉल्व होगा ग्लोमेरुलाई, और रेयरली इन्वॉल्व होगा ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल सिस्टम या इंटरस्टिशियल ट्यूबुलो सिस्टम, कुछ भी बोल दो। और वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, नेफ्रॉन का एक और पार्ट होता है वस्कुलर पार्ट, वो नॉट कॉमन।
वो भी कॉमन नहीं होता। तो मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? मोस्ट कॉमन पार्ट इन्वॉल्व होता है ग्लोमेरुलाई, किसके अंदर? सिस्टमिक लूपस नेफ्राइटिस में। अब इसका क्लासिफिकेशन है, इसका क्लास 1 है मिनिमल मिजेंजियल लूपस नेफ्राइटिस। अब इसके बारे में अलग अलग क्लास के बारे में अलग अलग बताऊंगा मैं। पहला है मिनिमल मिजेंजियल नेफ्राइटिस, दूसरा है मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस, तीसरा है फोकल लूपस नेफ्राइटिस और चौथा है डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस। डिफ्यूज का मतलब है कि मोर देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होंगे, और फोकल का मतलब लेस देन 50%। आगे और डीप बताऊंगा, मतलब और बताऊंगा इसके बारे में। फिफ्थ है मेम्ब्रेनस लूपस नेफ्राइटिस, और सिक्स्थ और होता है, सिक्स्थ है एडवांस स्क्लेरोटिक लूपस नेफ्राइटिस। समझ में आ रहा है? अब अपन क्लास 1 पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? मिनिमल, यानी कि बहुत कम डैमेज होगा, मिनिमल मिजेंजियल लूपस नेफ्राइटिस। अब मिजेंजियल क्या है? देखो, ग्लोमेरुलस के अंदर 3 सेल होते हैं। एक होता है मिजेंजियल सेल, और कौन से सेल होते हैं? पोडोसाइट, या जिनको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल होते हैं वो। और एक क्या होगा? एंडोथेलियल सेल। और मिजेंजियल सेल के आसपास क्या होती है? मिजेंजियल मैट्रिक्स। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ डिपॉजिट हो गए? मिजेंजियल सेल्स के आसपास। तो डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन मिजेंजियम, मिजेंजियम में डिपॉजिट होंगे। कहाँ कहाँ पे? एक तो मिजेंजियल मैट्रिक्स में, और एक मिजेंजियल सेल के आसपास। जैसे मिजेंजियल सेल है, इसके आसपास क्या होंगे? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएंगे, और इन इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से वहां क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। ये मिजेंजियल मैट्रिक्स से चारों तरफ मिजेंजियल सेल के, वहां इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गया। अब सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? सेकंड क्लास का क्या नाम था? मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस। यानी कि इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स तो डिपॉजिट होंगे मिजेंजियम में, जैसे क्लास फर्स्ट में हो रहे थे। साथ में क्या लिखा हुआ है? प्रोलिफरेशन। तो मिजेंजियल सेल और मैट्रिक्स से क्या होगा? प्रोलिफरेशन भी होगा। मिजेंजियल सेल और मैट्रिक्स का डिवाइडेशन होगा, यानी कि डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। अब क्लास 1 और क्लास 2 नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, गुड प्रोग्नोसिस होता है इनका। समझ में आ गया? क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ लिए अपन ने। एक तो हो गया मिनिमल मिजेंजियल नेफ्राइटिस, जिसके अंदर केवल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे थे। सेकंड क्लास में पढ़ा मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस, जिसके अंदर प्रोलिफरेशन भी हो रहा है साथ में, किसका? मिजेंजियल सेल का और मिजेंजियल मैट्रिक्स का, और साथ में मिजेंजियम में क्या डिपॉजिट हो रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब क्लास 3 हो गई, जिसके अंदर लेस देन 50%, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? फोकल, यानी कि कुछ कुछ हिस्सों में ही क्या होगा? डिपोजिशन होगा, किसका? इम्यून कॉम्प्लेक्स का। तो लेस देन 50% ही इन्वॉल्व होगा ग्लोमेरुलाई। और साथ में क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ मिजेंजियल सेल। अब जितने भी सेल है ग्लोमेरुलस के अंदर, जितने भी सेल प्रेजेंट है, उनका क्या होगा? यहाँ पर प्रोलिफरेशन। मिजेंजियल सेल, एंडोथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल का टाइप क्या है? पोडोसाइट। और साथ में अपन को क्या दिखेगा? क्रिसेंट फॉर्मेशन। समझ में आ गया? अब अपन ने क्लास 3 देखते हैं। क्लास 3 देख लिया, क्लास 4 देखते हैं। क्लास 4 के अंदर क्या है? मोर देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाइज इन्वॉल्व, मतलब इसके अंदर तो 50% इन्वॉल्व था, अब यहाँ पे 50% से ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल एज अबाउ, एज अबाउ का मतलब मिजेंजियल सेल का भी होगा, एंडोथेलियल सेल का भी होगा, एपिथेलियल सेल का भी होगा, लेकिन ग्लोमेरुलाइज के अंदर 50% से ज्यादा इन्वॉल्व होगा। और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि ये सीकेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज। ये प्रेजेंट कैसे करता है? टाइप 2 आरपीजीएन की जैसे, टाइप 2 आरपीजीएन की जैसे प्रेजेंट करते हैं इसके सिम्टम्स। समझ में आ रहे हैं? अब अपन क्लास 5 देखते हैं। क्लास 5 क्या है? मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या होगा? अडल्ट ऑनसेट,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा जो कैसे होगा, अडल्ट ऑनसेट। अडल्ट के अंदर क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, जिसके लिए अपन क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, रीनल बायोप्सी। जब भी अडल्ट के अंदर क्या हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, जब भी किसी अडल्ट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, अडल्ट के अंदर जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, रीनल बायोप्सी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है? अब अपन ने किडनी का इन्वॉल्वमेंट देख लिया, अब अपन देखेंगे स्किन का इन्वॉल्वमेंट। स्किन के अंदर अपन को क्या दिखेगी, बटरफ्लाई रेश और मेलर रेश, ये दिखती है एक्यूट कंडीशन के अंदर। जब एसएलई के फ्लेयर अप होता है, जब एसएलई क्या होता है, फ्लेयर अप होता है, जब एसएलई के सिम्टम्स आते हैं, उस एक्यूट कंडीशन के अंदर अपन को बटरफ्लाई रेस दिखेंगे, जो कैसे होते हैं, नॉन स्कारिंग रेस होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और इरिथ्रोमेटस और एडिमेटस होते हैं, यानी कि रेडनेस रहेगी और एडिमा रहेगा वहां पे, लेकिन स्कारिंग नहीं होगी, मतलब निशान नहीं होगा उसकी वजह से। और नेजोलेबियल फोल्ड को वो स्पार कर देते हैं, मतलब नेजोलेबियल फोल्ड पे वो नहीं दिखेंगे आपको। और ये फोटो सेंसिटिव रेस है, अगर धूप में जाएंगे ना अपन, तो धूप में जाने की वजह से वहां पर रेस होगी, फ्लेयर अप हो जाएगी, मतलब एसएलई फ्लेयर अप, इसको बोलते हैं फ्लेयर अप। धूप में जाती है सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जिसको बोलेंगे फ्लेयर अप सिम्टम्स। अब होता है क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, ये तो एक्यूट कंडीशन में दिख रहा था। क्रोनिक कंडीशन में क्या दिखेंगे अपन को, डिस्कोइड लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, इसका दूसरा नाम है क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, का दूसरा नाम क्या है, डिस्कोइड लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। यहाँ पर स्कारिंग होती है, मतलब निशान पड़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, तो क्रोनिक के अंदर क्या होगा, स्कारिंग होगी, यानी निशान पड़ेंगे। इट इज ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जिसके लिए अपन को बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी। कहां कहां पर होती है साइट, फेस, नेक और बैक पे। कैरेक्टराइज्ड बाय केरोटेटिक स्केलिंग, फॉलिकुलर प्लगिंग, यानी कि वहां से बाल निकलने लग जाएंगे, हेयर एलोपेशिया होने लग जाएगा वहां पे, यानी कि वहां से बाल निकलने लग जाएंगे, हेयर प्लगिंग होने लग जाएगी, हेयर के फॉलिकल से इनकी प्लगिंग होने लग जाएगी वहां से। और स्केलिंग, लेयर्स के फॉर्म में स्किन निकलेगी, यानी स्केलिंग क्या है, लेयर्स की फॉर्म में वहां से स्किन हटेगी, लेयरिंग की फॉर्म में स्किन हटेगी, जो केरोटोटिक टाइप की होगी। समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटोसिस में क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल सुपरफिशियल लीजन, जो कि नॉन स्कारिंग होंगे, मतलब इसके अंदर भी निशान नहीं बनेगा। और साइट कहां पे होगी, सन एक्सपोज पार्ट में, जिस पार्ट में सन का एक्सपोजर ज्यादा होगा उस पार्ट के अंदर होगा ये। और 50% ऑफ एससीएलई पेशेंट डेवलप एसएलई, मतलब 50% के पेशेंट के अंदर एसएलई होगा इनमें से, जिनके अंदर सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटोसिस है। उन 50% पेशेंट के अंदर क्या होगा, एसएलई डेवलप होने के चांस होंगे, मतलब 50% ऑफ एससीएलई पेशेंट विल डेवलप एसएलई। अभी एसोसिएटेड किसके साथ रहते हैं, एचएलए डीआर3 के साथ, और एसोसिएटेड विद एंटी रोला एंटीबॉडीज। क्या दिखेगी इसमें, एंटी रोला एंटीबॉडीज दिखेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या दिखती है, एंटी रोला एंटीबॉडीज, जो कि डिक्रीज करती है रिस्क ऑफ नेफ्राइटिस और वस्कुलाइटिस। किसके रिस्क को डिक्रीज कर रही है, नेफ्राइटिस और वस्कुलाइटिस के रिस्क को डिक्रीज कर रही है। तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, गुड प्रोग्नोसिस। अब एसएलई के अंदर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, अर्थराइटिस होगी। कहां पर होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन के आसपास। साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होगी, जो कि बायलेटरल होगी, यानी दोनों साइड होगी, सिमेट्रिकल होगी, और प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्विंग अपर लिम्ब को इन्वॉल्व करेगी ज्यादा, और वो भी पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट, यानी कि अपर लिम्ब के स्मॉल जॉइंट को, यानी कि फिंगर्स को इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि फिंगर्स कहां होती है, पेरिफेरी में होती है, और वहां पर स्मॉल जॉइंट होते हैं। समझ में आ रही है? और इट इज ए नॉन इरेसिव अर्थराइटिस, कैन बी डिफॉर्मिंग, मतलब उसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी तो हो सकती है, लेकिन वो नॉन इरोसिव होंगे। और मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट रहेगी। और क्या दिखेगा, जॉइंट के अंदर देख लिया अपन ने, एक सीरोसाइटिस। जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, प्लूरल,
प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स के आसपास होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा कहाँ पे, पेरिकार्डियम के अंदर। पेरिकार्डियम क्या है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, पेरिकार्डियल लेयर, उसके अंदर भी इंफ्लेमेशन हो जाएगा। तो सीरस मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गई, इन सब के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन, तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। क्योंकि पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होगा तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। विदाउट टेम्पोनेट, 50% पेशेंट के अंदर टेम्पोनेट नहीं दिखेगा, पेरिकार्डाइटिस विदाउट टेम्पोनेट। हार्ट के अंदर और क्या दिखेगा, लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिस, ये टिपिकली दिखता है किसके अंदर, एसएलई के अंदर क्या दिखता है, लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिक, लिम्बेंसेक एंडोकार्डाइटिस, जिसके अंदर वेजिटेशन क्या दिखेगी, जैसे ये वाल्व है तो इस वाल्व के नीचे वेजिटेशन दिखेगी अपन को, समझ में आ रहा है। और क्या दिखेगा, प्लूराइटिस, यानी कि लंग्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन में क्या दिखेगा, इन्फ्लामेशन, जो कि यूजुअली स्मॉल होगा लेकिन बायलेटरल होगा, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर पढ़ लिए अपन ने। सबसे पहले किडनी पढ़ी अपन ने, किडनी के बाद बस ब्लड वेसल पढ़ी थी अपन ने सबसे पहले, फिर किडनी पढ़ी। सब में इन्फ्लामेशन हो रहा है, बस्कुलाइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, जॉइंट्स के अंदर क्या हो गया, अर्थराइटिस हो गया, सीरस मेम्ब्रेन में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, जिसको बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस, जब पेरिकार्डियल लेयर में हो रहा है, प्लूराइटिस जब वो प्लूरल लेयर में होगा। तो अलग अलग जगह अपन को अलग अलग इन्फ्लामेशन दिखे। स्किन के अंदर चेंजेस दिखेंगे अपन को, मेलर रेस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बटरफ्लाई रेस, समझ में आ रही है। तो ये सब चीजें दिखेंगे अपन को किसमें, एसएलई के अंदर। और कई सारी चीजें दिखती है, और पढ़ते हैं अपन सिम्टम्स। ब्लड के अंदर अपन को क्या दिखेगा, एनीमिया, यानी कि आरबीसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो एनीमिया दिखेगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो साथ में क्या हो सकता है, आरबीसी का भी हीमोलाइसिस हो सकता है। तो एक तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज दिख रहा है इसमें, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। साथ में क्या है, एसएलई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, आरबीसी का भी हीमोलाइसिस हो सकता है। तो आरबीसी का भी हीमोलाइसिस होगा तो भी एनीमिया हो सकता है। साथ में ल्यूकोपीनिया दिखेगा, सेकेंडरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखेगा, साथ में क्या दिखेगा अपन को, सेकेंडरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सेकेंडरी आईटीपी। और ओरल अल्सर दिखेंगे अपन को। सीएनएस के अंदर क्या दिखेगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, सीजर दिखेंगे, साइकोसिस के सिम्टम्स आएंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। जीआईटी के अंदर, लीवर के अंदर क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस टाइप 1, समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गए क्लिनिकल फीचर किसके, एसएलई के। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ एसएलई, जिसके अंदर अपन ने पहले क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए। अब डायग्नोसिस के लिए अपन को दो क्राइटेरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, एक तो हो गया क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक हो गया इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या आ गया, एक्यूट कुटेनियस लूपस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेलर रेस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइड लूपस, क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस को, ओरल नेजल अल्सर, ये सब किस में आ गए, क्लिनिकल क्राइटेरिया में। और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या आएंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी, लो अर्ली कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट पॉजिटिव लेकिन डोंट काउंट इन प्रेजेंस ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। अगर हीमोलिटिक एनीमिया प्रेजेंट है पेशेंट में तो ये काउंट नहीं होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। और साथ में क्या होगा इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में, एंटीबॉडीज की पॉजिटिविटी, जैसे एएनए पॉजिटिविटी, एंटी डीएनए पॉजिटिविटी, एंटी स्मिथ पॉजिटिविटी और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, इनमें से ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। अब डायग्नोसिस के लिए क्या होगा, कम से कम 4 चीजें होनी चाहिए इन दोनों में से। जैसे मान लो इसमें से 2 हो गई और इसमें से 2 हो गई, तो क्लिनिकल प्लस इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया को मिला के 4 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए एसएलई डायग्नोसिस के लिए, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो। जैसे एक्यूट क्यूटेनियस लूपस हो गया, क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस हो गया, यहाँ से क्लिनिकल क्राइटेरिया में से।
और इसमें से हो गया एएनए और एंटी डीएनए पॉजिटिविटी, तो डायग्नोसिस हो जाएगा कि पेशेंट को ऐसे लिए। समझ में आ रहा है? और ऐसा भी हो सकता है इसमें से 3 हो और इसमें से 1 हो, या ऐसा भी हो सकता है इसमें से 3 हो या इसमें से 1 हो। समझ में आ रही है? तो 4 या 4 से ज्यादा चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों के चारों ही क्लिनिकल हो गए और इम्यूनोलॉजिकल में से एक भी नहीं है। तो या तो एक ना एक तो प्रेजेंट होना चाहिए दोनों में से। जैसे मान लो 3 हो गए क्लिनिकल के, तो एक किसका होना चाहिए? इम्यूनोलॉजिकल का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों क्लिनिकल हो गए, तो कम से कम एक इसका होना भी जरूरी है, किसका? इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया का भी। अब देखो आगे, मोर देन 4 क्राइटेरिया, यानी कि 4 से ज्यादा क्राइटेरिया होने चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा क्राइटेरिया होना चाहिए। कौन कौन से? इम्यूनोलॉजिकल और क्लिनिकल क्राइटेरिया। एटलीस्ट 1 क्लिनिकल और 1 लेबोरेटरी क्राइटेरिया। इनके अंदर से एक तो क्लिनिकल होना ही चाहिए और एक लेबोरेटरी का भी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों क्लिनिकल हो गए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चारों के चारों लेबोरेटरी हो गए। कम से कम उनमें एक क्लिनिकल भी होना चाहिए और एक लेबोरेटरी भी होना चाहिए, यानी दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लिनिकली प्रेजेंट हो। और इन 4 के अलावा और क्या हो सकता है? बायोप्सी प्रूवन लूपस नेफ्राइटिस विद पॉजिटिव एएनए और एंटी डीएनए। अगर बायोप्सी से अपन को ये प्रूफ हो जाता है कि अपन ने रीनल बायोप्सी की और उसमें आया कि पेशेंट को क्या है? लूपस नेफ्राइटिस, और साथ में क्या है? पॉजिटिव एएनए और एंटी डीएनए, तो भी क्या कहेंगे अपन? पेशेंट को क्या है? ऐसे लिए। समझ में आ रहा है? या तो दोनों क्राइटेरिया में से दो दो चीज आ जाए और 4 हो जाए, या दोनों क्राइटेरिया में से एक में से 3 आ जाए या एक आ जाए, तो 4 होने चाहिए दोनों क्राइटेरिया के मिला के, इम्यूनोलॉजिकल और क्लिनिकल। या तो 4 होने चाहिए, 4 से ज्यादा होने चाहिए, और एटलीस्ट एक एक तो होना ही चाहिए दोनों में से। समझ में आ रही है? तो ये हो गया डायग्नोसिस।